बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल में मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब, मारूफ़ कानूनदान है और मेरे इसके ज़ंजीर दिल के दरीना दोस्त और साथी भी हैं। आज हम तीन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर का मास्टर प्लान 2050, जिसको कलअदम करार दिया गया। साबिक़ा हुकूमत ने बड़ी ख्वाहिशों से और बड़ी मोहब्बत से इस प्लान को बनाया था, लेकिन इसमें क्या क्या कोताही रह गई, इसको क्यों चैलेंज किया गया, ये हम बात करेंगे। वकार शेख साहब जो कि सीनियर कानूनदान है और इस केस में जो दायर किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, इसमें जो है वो पटिशनर के वकील भी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की को अपील का दर्जा देने या अपील में कन्वर्ट करने से मुतालिक जो एक चैलेंज किया गया मामला, उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि एक और ख़ातून जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस का हिस्सा बन गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच गई हैं। इससे पहले जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की, कि ये प्लान बनाया क्यों गया, इससे क्या नज़रियात थे, क्या सोच थी और इसको किन बुनियाद पे चैलेंज किया गया। सीनियर कानूनदान वकार शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा वकार भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर का मास्टर प्लान 2050 ये था क्या, और क्या इसमें कमी थी जो आपने इसको चैलेंज किया, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ा है कि ये एलडीए के मामलात में आपकी अच्छी खासी ग्रिप है और आप मतलब जिस तरह मुख्तलिफ केसेस के अंदर फौजदारी में और वकला के नाम होते हैं, तो एलडीए के मामलात में भी आपका बड़ा नाम है। क्या कोताही हुई थी इसमें 2050 का जो मास्टर प्लान था, और इसको किन बुनियादों पर आपने चैलेंज किया और क्या ऑर्डर आया कोर्ट का? मास्टर प्लान 2050 का जो सबसे जो बुनियादी सुकम ये था कि ये लाहौर डिवीजन के लिए बनाया जा रहा है और इसमें लोकल गवर्नमेंट को किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं दी गई। लाहौर डिवीजन में ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट है, कसूर डिस्ट्रिक्ट है, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना ज़रूरी था, आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत भी, और प्लस जो लोकल गवर्नमेंट लॉज जितने भी इन्वोग रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 था, फिर 2020 था, और अब भी जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 है, इन तमाम लॉज में ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि मास्टर प्लान लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट को कभी भी लूप में नहीं लिया गया। दूसरा जो पहले प्लान बना था 2004 में, वो बना था 2021 तक के लिए, और ऑब्वियसली जब इस प्लान ने अब आगे रिवाइज होना था और वक्त के साथ साथ लैंड यूजेस चेंज होते रहते हैं, उसके लिए फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसको रिक्लासिफाई किया जाता है कि अब यहाँ पे क्या क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जो प्लान अब 2050 में जो बनाया गया है वो बहुत उजलत में बनाया गया है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी के लिए जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया था, उन्होंने वहाँ पे जिस तरह उनको जो रूल्स की जो रिक्वायरमेंट है मास्टर प्लान रूल्स 2014 की, उन्होंने उस कंसल्टेंट ने उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया। अब जब ये मामला अदालत के सामने उठाया गया तो उन्होंने इसको ओवरव्यू करने के लिए अर्बन यूनिट और WWF को कहा कि आप इसको ओवरव्यू करें। तो उन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज पे ही रिपोर्ट दे दी कि जो स्टेजेस बनाई गई थी मास्टर प्लान 2050 को बनाने के लिए, वो 9 स्टेजेस थी, जिसमें से 5 स्टेजेस जो हैं वो अबूर हुई और बाकी 4 स्टेजेस जो हैं वो उनको नहीं अकम्प्लिश किया गया। तो ये एक बहुत बुनियादी डिफेक्ट था जो कि बहुत शुरू में ही पॉइंट आउट हो गया। तो इसलिए फिर अदालत आलिया ने जो नोटिफिकेशन था उसको सेटिसाइड फरमा दिया और ये कहा कि जो स्टेजेस रह गई हैं उनको आप मुकम्मल करें, क्योंकि जब तक ये स्टेजेस मुकम्मल नहीं होगी, एक बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है जिस पे ना सिर्फ आबादी का इन्हिसार है बल्कि जो हमारा एनवायरनमेंट का जो बहुत बड़ा इशू है उसको भी मास्टर प्लान ही कैटर करता है। कमर्शलाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को, कमर्शियल कॉरिडोर्स को, रेजिडेंशियल जोन को, एग्रीकल्चर जोन को मास्टर प्लान ही डील करता है। तो ये सारे अवामिल जो हैं अभी देखे जाने थे
अभी तो जैसे कहते हैं फर्स्ट स्केच ड्राफ्ट हुआ था और उसको प्रोबेबली उजलत में इन्होंने उसको अप्रूव कर दिया इन द अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय दीज एंड चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए फिर ये डॉक्यूमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी उसमें जो काफ़ी सारे सुकम हैं, लेकिन चूंकि अदालत ने इसको सेटिसाइड कर दिया, ख़त्म कर दिया, और लिहाजा अब ये नए सिरे से जो बाकी 4 स्टेजेस हैं वो होंगी। फिर वो जो कंसल्टेंट, जो एलडी का ही कंसल्टेंट था, वो जो भी रिपोर्ट बाकी 4 स्टेजेस को मुकम्मल करने के बाद फॉर्मुलेट करेगा, तो फिर इसको ओवरव्यू करेंगे WWF और अर्बन यूनिट, और उसके बाद ये फिर एलडी की अथॉरिटी में जाएगा फॉर फाइनल अप्रूवल। अच्छा शेख साहब, ये थोड़ी सी ये रहनुमाई करेंगे कि जी जी मेन केस है वो अभी पेंडिंग है। बिल्कुल शेख साहब, ये रहनुमाई करेंगे कि इसमें लाहौर को कितना एक्सटेंड किया जा रहा था, और सेकेंडली क्या रूडा जो था वो भी इस प्लान के अंदर शामिल था? जी बिल्कुल, रूडा जो है उसको पहले भी रूडा में जो एक्विजिशन हुई उसको अदालत आलिया जो है उसको कलअदम करार दे चुकी है, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी वो ऑर्डर पार्टली सस्पेंडेड है। लेकिन उन्होंने जो एक्विजिशन इन्होंने 1,07,000 एकड़ की एक्विजिशन का जो प्लान बनाया हुआ है, जो नोटिफिकेशन किया था, वो अभी अगर देखा जाए तो अदालत आलिया के ऑर्डर में वो इंटैक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि मास्टर प्लान के अंदर रूडा का एक सब्सटैंशियल एरिया ऑन द फेस ऑफ इट पहले फेज में ही उसको रेजिडेंशियल डिक्लेयर कर दिया, और फिर उसके आगे फर्दर फेजेस बना दिए कि जैसे जैसे रूडा एक्सपैंड करता रहेगा वैसे वैसे पॉपुलेट होता रहेगा, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वो रेजिडेंशियल होता रहेगा। यानी उसके लिए उनको दोबारा रेजिडेंशियल होने की जरूरत नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन के कलअदम होने के बाद अब रूडा की जो तमाम तर लैंड है वो दोबारा जैसे वो ग्रीन थी, उसका स्टेटस आज अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो वो दोबारा जो है वो ग्रीन लैंड है, वहाँ रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार शेख साहब आपका, आपने हमारी मुकम्मल रहनुमाई की। जी फैजुल्लाह साहब, अब आप बताएं कि जो एक प्लान बनाया गया था अब उसको रोक दिया गया है और बल्कि कलअदम करार दे दिया गया है, तो अब ये क्या दोबारा से 2050 का जो प्लान बनाया गया था ये नया प्लान बनाया जाएगा, या उसी के थोड़ा बहुत वो मुरम्मत करके उसको दोबारा लाया जा सकता है? देखिए, अब जो उसके अंदर जो 4 स्टेजेस जो थी वो कंप्लीट नहीं की गई, अब उसके ऊपर ये वापस कंप्लीशन करके और ये फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं, और तब देखा जाएगा कि अदालत में फिर किसी नए ग्राउंड के ऊपर चैलेंज होता है या नहीं होता, या उन फिर से जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर कोई और खलल ना रह जाए, तो उस लिहाज से इसको फिर देखा जाएगा। लेकिन इसमें शादाब भाई देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है, शेख साहब ने जैसे फरमाया कि ये जिस तरीके से ये मास्टर प्लान अप्रूव किया गया है, ये दिखाता है कि हमारी हुकूमतें कितनी सीरियस हैं अर्बन प्लानिंग के मामलात में। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है, और इसकी जो प्लानिंग है वो इसके जो इस शहर की जो ज़रूरियात हैं या इस शहर की जो इस वक्त स्टेट है उसको देखकर नहीं की जा रही और इसको बढ़ाया जा रहा है। मैंने एक दफ़ा पहले भी शो पे कहा था कि मेरी बेशक अर्बन प्लानिंग के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन मुझे जो ज़ाती तौर पर लगता है वो ये है कि बजाय इसके कि आप लाहौर को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करें और लाहौर की जो बाउंड्री है वो आगे से आगे लेते जाएं, इससे बेहतर ये है कि लाहौर की एक्सपेंशन वर्टिकल होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक कम जगह के ऊपर ज़्यादा लोग कर सकें, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आप बनाएं, ताकि लाहौर का जो फैलाव है जो इसके गिरदो नवा में जितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, बजाय इसके कि आप वो एग्रीकल्चरल लैंड सैक्रिफाइस करें रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, बेहतर ये है कि उसको वहाँ प्रिजर्व करें ताकि लाहौर की जो ओवरऑल माहौलियाती स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ करे, ना कि वो और ज़्यादा कम होता जाए। और हमेशा हमने ये देखा है कि हुकूमत ने जब कोई मास्टर प्लान बनाया है या उसमें अमेंडमेंट किया है या लाहौर की किसी किस्म के भी लैंड यूज़ रिलेटेड काम किया है, तो वो ज़मींदार या प्रॉपर्टी डेवलपर्स या सोसाइटी मालकान के लिए जो है वो या बिजनेसेस के लिए इन चीज़ों के लिए उसको इन चीज़ों की बेहतरी देखते वक्त
उन्होंने की है, ना कि इस शहर की जो अपनी ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रख के इसकी प्लानिंग फर्दर आगे लेके गए। फैज़, ये जो ज़रई ज़मीन होती है, अब आप देखें ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बाका माशाल्लाह बड़ा हमारा ज़रई मुल्क है, और स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो बड़ा ज़राअत के अलावा से इंटरनेशनली उसका एक नाम लिया जाता है। अब ये जो ज़रई ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं और धड़ाधड़, ज़ाहिर है लोग आ रहे हैं, आबादी भी बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंचने का ख़तरा नहीं है? देखिए, ज़राअत को तो नुकसान मैं कहता हूँ कि हो सकता है बहुत ज़्यादा ना पड़े इनिशियली एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप एक शहर के एक हिस्से के अंदर जो ज़राअत है, जो ज़मीन ज़रई ज़मीन है, उसको अगर रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दें तो ओवरऑल नेशनल जो उसका इफ़ेक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन आहिस्ता 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 करके ये बिल्डअप करता जाता है। अब नहीं, आपने मेरा देखा मकसद ये मुल्तान फैज़ के के अंदर, देखें, आप ये देखें कि आपकी ज़राअत, आपकी वो, आप उधर गंदम फसलें ये वो आती हैं, तो ज़ाहिर है जब आप एक बड़े रकबे के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे, अब तो माशाल्लाह बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो ये ज़ाहिर है कह रहा वो हूं तो कि कम एक होगी ना, हाउसिंग वहाँ से हम सोसाइटी, जो बिल्कुल गंदम उगाते हैं, हम बिल्कुल। वहाँ से जो भी उगाते थे वो तो ख़त्म हो गई। बिल्कुल, देखिए वो एक हाउसिंग सोसाइटी इन एंड ऑफ इट सेल्फ शायद इतना ज्यादा हार्म ना करे, लेकिन जब आप ओपन कर दें और एक जगह पर जो है लाहौर में अगर आप देखेंगे पिछले 10 से 12 साल के अंदर कितनी हाउसिंग सोसाइटीज खुली हैं, कितने लोगों ने लैंड डेवलपमेंट जो है वो की है, जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड था उसको कन्वर्ट किया है टू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल लैंड, और उसके ऊपर एक सोसाइटियों पे सोसाइटी बनती जा रही है, तो उसकी वजह से ओवरऑल एक इम्पैक्ट फिर एक कंसोलिडेटेड तरीके से बहुत ज़्यादा आएगा। अब देखिए मुल्तान के अंदर भी हमने कुछ साल पहले देखा था ये, और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर भी मचा था कि हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही थी आम के बाग खरीद कर, उन बागों को साफ करके और उनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही थी। लाहौर के भी जो इस वक्त जिनको आप लाहौर के आउटर एरियाज कहते हैं, वो पहले 8 से 10-15 साल पहले जो है वो ज़रई ज़मीन थी जिसके ऊपर काश्तकारी होती थी। अब उसको ख़त्म करके जब आप रेजिडेंशियल कर देंगे और कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस आप करते जाएंगे, बजाय इसके कि आप अपना एग्रीकल्चरल लैंड जो है, अपना ग्रीन लैंड जो है उसको प्रिजर्व करें, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत बुरा होगा। और अब लाहौर की हम हालत देख रही हैं, जितनी ज़्यादा स्मॉग और जितनी आलूदा हवा लाहौर में है वो इसीलिए है क्योंकि आपने कहीं पर ग्रीनरी जो है वो मैस लेवल पर छोड़ी नहीं है। हर जगह आपने ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े किए हुए हैं, हर जगह आपने या सड़कें बनाई हैं या प्लाजे बनाई या घर बनाए हुए हैं, तो फिर उनके कंसोलिडेटेड इफेक्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ऊपर आने, और वो अब हमें लाहौर के अंदर नजर आने लग गया कि सर्दियों के अंदर उस तरह मास्क पहन के बाहर जाना पड़ता है जिस तरह कोरोना के अंदर हम मास्क पहनते थे, क्योंकि हवा इतनी खराब है। यही मामलात फैजुल्ला, ये आप देखें जस्टिस शाहिद करीम साहब भी आई थिंक समाअत कर रहे हैं, वो स्मोक के हवाले से ये जो भी आप बात कर रहे हैं माहौलियाती, ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात होते हैं वहाँ पर अदालत में कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार अगले 15 साल बाद, 10 साल बाद शायद हमारे लिए सांस लेने के लिए भी हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेके जाने पड़े, जिस हद तक पोल्यूशन फैल रही है। अब आज भी केस की समाअत थी और दरख्त, उन्होंने कहा कि छतों पे भी दरख्त लगाए जाएं और जो प्लाजे हैं इनके बड़े बड़े प्लाजाज हैं इनके ऊपर छतों पे लगाए जाएं, दरख्त लगाए जाएं। हम बड़ी बेरहमी से जो है वो दरख्तों को काट रहे हैं और हम धड़ाधड़ वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं और सारा कुछ प्लान बनाई जा रहे हैं विदाउट एनी प्लान। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और देखिए ना, मुझे बेशक लाहौर हाईकोर्ट का एक अच्छा फैसला है कि इसके ऊपर वो कर रही है, लेकिन ये काम तो हुकूमत का था और हुकूमत ने ये काम नहीं किया। और मैं यही मेरा मौक़िफ़ रहा है पिछले बहुत सालों से कि जब हुकूमत डेवलपमेंट की तरफ आती है, अपना ग्रीन लैंड प्रिजर्व करने की बात हुकूमत नहीं देखती। हुकूमत बजाय इसके कि ग्रीन लैंड प्रिजर्व करे, हुकूमत ग्रीन लैंड को कन्वर्ट कर देती है इनटू रेजिडेंशियल और कमर्शियल, और उसके ऊपर सड़कें और प्लाजे और घर बना देती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड इस शहर के अंदर और आपका ओवरऑल माहौल इस शहर का जो है वो ख़राब से ख़राबतर होता जा रहा है। तो इसको चाहिए कि अब हुकूमत जो है इस तरफ अपना ध्यान दे और हुकूमत एक जो है एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाए, जिस पॉलिसी के तहत ये डेवलपमेंट हो और बेशक कुछ सालों के लिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ रोककर और वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाएं, ताकि आपका ग्रीन लैंड जो है या जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी और तबाही जो है वो ना हो। आज साबका दौर में आपको याद होगा हाई राइज की बात की गई थी कि बिल्डिंग्स बनाई जाएं और ताकि रेजिडेंट वहाँ पर रेजिडेंस आसान हो सके सारा, उसके ऊपर भी कोई फोकस नहीं किया गया और मेरा ख्याल है वो भी ऑलमोस्ट हाई राइज वाला भी नाकाम ही समझें।
नहीं, अब बंद तो नहीं है। देखें लाहौर में अब बहुत ज्यादा, लेकिन लाहौर में इतना ट्रेंड नहीं है, बिल्डिंग लाहौर में इतना ट्रेंड नहीं है जितना होना चाहिए, और ये ट्रेंड जो है वो हुकूमती पॉलिसीज की तरफ के थ्रू आएगा। आप टैक्स कट्स दें, आप लोगों को इंसेंटिव दें कि वो वर्टिकल ग्रोथ करें बजाय इसके कि और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करें। लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत या प्रेशराइज या इंसेंटिवाइज हो जाती है लैंड डेवलपमेंट कंपनी से, मैं माफिया का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता जो नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन जो लैंड डेवलपमेंट कंपनीज हैं उनसे जब हुकूमत कॉन्स्टेंटली इंसेंटिवाइज या प्रेशराइज होती है तो फिर हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं वो उनके लिए बेहतर होंगी, आम शहरी के लिए तो बेहतर नहीं। अच्छा, वैसे ये एक चीज़ ये है कि हाई राइज की अभी मैंने खुद ही बात किया तो मेरे दिमाग में कराची के एक टावर का ख्याल आ गया है, जिस तरह लोगों ने अपनी जमा पूंजी से वो टावर ख़रीदा था और फिर उसके बाद याद होगा आपको उसको मिसमार किया गया था उस बिल्डिंग को। तो एक लोगों को ये भी खदशा है लाहौरिया तो कम से कम सोचते हैं ना कि यार चलो 2 मरले ही सही, 1.5 मरले ही सही, ज़मीन तो अपनी होगी। नहीं अब देखें, वो अगर एक चीज़ गैर कानूनी तौर पर बनी गई है तो उसके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए। मेरा तो उस वक्त यही मौक़िफ़ था जब ये मामला चल रहे थे कि फैज़ उस वक्त देखिए, अगर मैंने बिल्डिंग बनाई है तो मैं मुजरिम हूँ, आपने तो पैसे दिए मुझसे ख़रीद लिया, आपको तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे सुनना चाहिए कि भाई ठीक है आपने ये काम किया। चले बहरहाल ये तो अब हम टॉपिक से हिल रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं कवानीन बनाए गए थे और फिर नज़रसानी की जो उसको कन्वर्ट किया गया था कि अपील के तौर पर सुना जाएगा, उस पर भी समाअत हो रही है। जी फैज़ुल्लाह, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैज़ुल्लाह, अब ये बताइएगा क्या मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और क्या उसमें कहा जा रहा है कि अपील किस तरह, नज़रसानी की अपील जो है नज़रसानी नहीं होगी, उसके ऊपर अपील दायर की जाएगी? नहीं, बेसिकली वो जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली ये है कि जो आपने नया रिव्यू वाली एक्ट आई है जिसको सदर ने कुछ हफ्ते पहले जो है वो अप्रूव कर दिया था, उस एक्ट के तहत जो नज़रसानी को जिस तरह ट्रीट किया जाएगा वो एक अपील के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि एक लार्जर बेंच बन जाएगा, वकील तब्दील हो सकेगा एंड सो ऑन। तो देखें, बात मैं बड़े बाअदब तरीके से कहता हूँ कि जब अपील का कानून बनाया और उस अपील के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनने से पहले ही कलअदम करार दे दिया या सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करते हुए अपनी पुरानी जितनी जूरिस्प्रूडेंस थी उसके खिलाफ गई सुप्रीम कोर्ट, तो फिर हुकूमत ने कहीं तो ये रिलीफ या कहीं तो ये कानून साजी और तरीके से लानी थी, और वो ले आए। उन्होंने रिव्यू को एक्सपैंड करके बेसिकली इफेक्टिवली एक अपील बना दिया। तो ये काम जो है, ये रिएक्शनरी लेजिस्लेशन जो हुकूमत की तरफ से हो रही है, उससे पहले वो रिएक्शन हुकूमत का किसी एक्शन पे ही आ रहा है, और वो एक्शन सुप्रीम कोर्ट को मेरी नज़र में अब तरीके से देखना चाहिए। देखें, अगर तो सुप्रीम कोर्ट जो पिछला बिल था, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट थी, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं करती और वो अपहोल्ड रहती है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हुकूमत रिव्यू वाला जो कानून है वो शायद खुद ही रिपील करते। लेकिन अब इस पे यही बात है कि अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, किस तरह देखती है सारे को। हो सकता है कि उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो वो उसकी स्ट्राइक डाउन जो है सिर्फ 1-2 प्रोविजंस करे जो बेंच बनाने के बारे में थे या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को किसी हद तक महदूद करने के मुतल्लिक थे, उनको कलअदम करार दे दे और बाकी को अपहोल्ड कर दे। तो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह करती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर देती है कि वो कानूनी है और वो एक अपील का जो रास्ता है वो बन जाता है, तो फिर जो रिव्यू वाला कानून है वो शायद हुकूमत जो है वो खुद ही बताएं। कोई नून लीग वालों की खुशखबरी सुना रहे हैं, कोई है कोई चांस मियां नवाज शरीफ साहब की भी, जहांगीर तरीन साहब की भी नाअहली ख़त्म होने का? देखें, ये चीज़ तो मीडिया वालों को पता होती है, तो ये तो अब आप हमें बताएंगे कि आपकी अच्छा, हमारी इत्तलात ये है कि 14 अगस्त के बाद मियां नवाज शरीफ साहब तो आ रहे हैं और इस दफ़ा बड़ी कन्फर्म बात है, पहले वाला सिस्टम नहीं है, इस दफ़ा बड़ी कन्फर्म बात है, 14 अगस्त के फौरी बाद जो है वो वापस आ रहे हैं। लेकिन कैसे आएंगे?
यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ जो जजमेंट्स मौजूद हैं, उनकी नाअहली है, क्या आके वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जहाँ पर आई थिंक उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, क्या वहाँ वो एक तो पेश अपील हों? हाई कोर्ट वाली थी जो एवनफील्ड अपार्टमेंट वाली थी, वो उन पे आई थिंक मेजर हर्डल उन पे उस चीज़ का है। और दूसरा जो एक बड़ी चीज़ है वो तो वही 62(1)(f) वाली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और आज दिन तक किया जाता है। और अब तो मामलात भी कुछ सियासतदानों के बयानात से सामने आ गई कि शायद उसके पीछे क्या वजह थी। वो जो जजमेंट है वो अभी भी मियाँ साहब का मुझे लगता है सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि जब तक उनकी ताहयात नाअहली सेटिसाइड नहीं होती तब तक मियाँ साहब पाकिस्तान में एक किंग मेकर के तौर पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन किंग के तौर पर वो नहीं। कहते हो आ जान के फड़े तेरी ना जान गए। लगता तो नहीं है, वो आके अपनी प्रोटेक्टिव बेल फाइल कर सकते हैं, वो सस्पेंशन सीख कर सकते हैं सज़ा की, और बड़े तरीके हैं कानून में जिससे मुझे लगता है कि मियाँ साहब को जेल शायद ना जाना पड़े। एक ही सज़ा है उनको। देखिए सज़ा तो उनको, उनका जो मेन हर्डल है ना इस वक्त, उनका मेन हर्डल एवनफील्ड अपार्टमेंट वाला जो अकामा नहीं देखें, अकामा वाला इशू था 62(1)(f) वाली जो जजमेंट थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब आप ताहयात नाअहल हैं। वो अकामा वाला और जो सैलरी वाला इशू था वो वहाँ था। जहाँ तक उनका मेन हर्डल है वो 62(1)(f) वाली तो जजमेंट वो वहाँ पे है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक डाइवर्जेंट व्यू नहीं आता कि जी 62(1)(f) की ताहयात नाअहली नहीं है, 62(1)(f) की लेट सपोज नाअहली जो है वो 63(1)(h) के तहत हम मैक्सिमम 5 साल रख देते हैं, तो उस हद तक मियाँ साहब तो फिर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो 62(1)(f) वाली जजमेंट वो ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं होती तो पॉलिटिकली मियाँ साहब को इसका वापस आकर, और पॉलिटिकली मियाँ साहब एक्टिव उस तरह तो नहीं हो सकते। अब बात ये है कि हमारे जिस तरह वो नायब वाले सारे केसेस चलाए गए थे, मुझे लगता है कि जो सज़ा है मियाँ साहब को, वो सज़ा इज़ नॉट द हर्डल मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। सिर्फ ताहयात नाअहली जो है वो एक हर्डल है, क्योंकि आपने देखा होगा जब मरीम नवाज साहिबा की भी अपील एवनफील्ड अपार्टमेंट में आई और उनको फिर बरी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही उस जजमेंट में भी होल्ड किया था कि नैब ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ तो मीट ही नहीं किया। नैब ने एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में अपना बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं मीट किया, जिसकी वजह से वो सजा जो है वो कलअदम करार दी गई और उनको बाइज्जत बरी किया गया। अब अगर नैब ने एक केस में नहीं किया तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी केस में नैब ने अपना बर्डन नहीं प्रूफ किया होगा। तो हमें नजर आ रहा है कि आगे अगर इस चीज़ को अदालत में रिएक्टिव किया जाता है और इस अपील की सुनवाई होती है, तो मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अब होल्ड होगी, और मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो कलअदम करार दी जाएगी। फिर उनके पास उनके ऊपर हर्डल रह जाएगा 62(1)(f) का, और वो यही हर्डल है कि जी 62(1)(f) की ताहयात नाअहली मियाँ साहब के ऊपर रहती है या नहीं रहती। अब अगर रहती है तो वो वही बात है कि किंग मेकर के तौर पर तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, जिस तरह आप जहांगीर तरीन साहब हैं, ताहयात नाअहल हैं, लेकिन एक पार्टी भी बनाई, उस पार्टी के अंदर अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं और उस पार्टी का सियासी सरगर्मियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जा रही हैं। इस लिहाज तक मियाँ साहब की जो मौजूदगी है वो, तो ये फैज़ ये जो ताहयात नाअहली वाला कानून है, आपको लग रहा है ना कि इसमें इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ताहयात नाअहली बहुत बड़ी सज़ा है किसी भी देखिए केस अब वो में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला दिया था तो पाकिस्तान में कोई भी कानून और आइन जानने वाला वकील नहीं रह गया था जिसने इसके ऊपर, या कोई शहरी नहीं रह गया था जिसने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई थी। वो एक बिल्कुल ही बड़ी माजरत के साथ और अदब के साथ मैं कहूँगा कि वो बड़ा ही जाबिराना फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ये ताहयात नाअहली किसी किस्म से कहीं से भी इसकी सेंस जो है वो नहीं बनती। देखें 63(1)(h) आर्टिकल जो है आइन का, शदाब भाई, वो ये कहता है कि अगर आपको मॉरल टर्पिट्यूड, जिसके अंदर करप्शन भी शामिल है, उसके किसी जुर्म में सज़ा हो जाए और वो सज़ा आपकी 2 साल से ज़्यादा हो, तो आपकी नाअहली 5 साल के लिए होगी। अब एक तरफ आइन ये कह रहा है कि अगर आप करप्शन करते वक्त पकड़े गए और आपको सज़ा हो गई तो आपकी नाअहली 5 साल होगी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक एफिडेविट या एक इकामा या इस तरह की किसी बात के ऊपर, बेसिकली एक झूठ के ऊपर, अगर आप इसको 62(1)(f) वाले लैंग्वेज में देखें, एक झूठ के बेसिस के ऊपर आप ताहयात नाअहल कर दें। फिर आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा जिसने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर झूठ बोला, या फॉर दैट मैटर एक 10,000 दिरहम की सैलरी डिस्क्लोज नहीं की, जो रिसीव भी कभी नहीं की थी, वो बंदा उस बंदे से भी बदतर है जिसने करप्शन करके मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के अंदर सजा याफ्ता होकर वो सजा भुगत ली। ये आप मुझे बताएं एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी की नज़र से कि क्या ये चीज़ सेंस बनाती है? बिल्कुल भी नहीं बनाती। तो फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आप उस फैसले का कुछ करें। ये वो बड़ा
एक ज़्यादती हो गई, तो अब आपके पास वक्त है, आप उस ज़्यादती को दुरुस्त कर। बिल्कुल ठीक है फैजुल्ला, इधर एक और ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्ट मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं इनकी तैनाती की सिफारिश की गई है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैजुल्ला, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पहले ही सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी हैं, फिर उसके बाद अब एक और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो कि KPK हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, उनकी सिफारिश की गई है जुडिशल काउंसिल की जानिब से। तकरीबन मेरा ख्याल है उनकी बात फाइनली होती है, वो हो ही गई हैं समझे। तो क्या आप देख रहे हैं कैसा हमारी सुप्रीम कोर्ट में इससे फ़र्क पड़ेगा कि पहले एक खातून जज थी, अब एक और साथ ऐड हो गई हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा स्टेप था और ये बड़ा ज़रूरी स्टेप था। माशाल्लाह हमारी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 खातून जजेस आ गई हैं और इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल के अंदर हम देखेंगे और आएंगी। बात यह है कि जिनकी जो भी क्वालिफाइड हों, जो भी मेरिट पे हों, रिगार्डलेस के उन वो मर्द हों या वो औरत हो, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो लाजिम है, बजाय इसके कि उनसे उनके साथ इम्तियाजी सलूक सिर्फ इस चीज़ पे हो कि उनका जिन्स क्या है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है शादाब भाई, अब हमेशा आप भी कहेंगे कि अच्छी चीज़ में से भी कीड़ा निकाल लेता है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लेना चाहिए कि आप अपनी हाई कोर्ट्स के अंदर भी, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आप औरतों की अपॉइंटमेंट करें जुडिशरी के अंदर। हैं तो सही, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं बस। हाँ। आपके तकरीबन जजेस जो हैं वो 40 के करीब हैं, 40 में से एक हैं, ये बहुत छोटी वो है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके पूरे पंजाब सूबे के अंदर कोई खातून जो हैं वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको हम हाई कोर्ट के अंदर जो है वो तैनात नहीं कर सकते या उनका अपॉइंट नहीं कर सकते। तो आप चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में काम शुरू हुआ है ऑफ इंक्लूडिंग वुमेन ऑन द बेंच, ये आहिस्ता आहिस्ता निचली अदालतों के अंदर भी देखें। हम सिविल और सेशन कोर्ट्स में तो ये चीज़ देखते हैं माशाल्लाह से कि ख़वातीन जजेस हैं, लेकिन हाई कोर्ट लेवल पे भी स्पेशली पंजाब के अंदर ये चीज़ अब ज़रूरी है और ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जो सीट्स अगली जो भी हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो वेकेंट सीट्स हैं उनके ऊपर, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि इनको ख़वातीन जजेस जो हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए। अच्छा, ये कोई कोटे वाला सिस्टम तो नहीं ना होता फैजुल्ला? नहीं, और देखिए ज़ाती तौर पर मैं कोटा सिस्टम जो है उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर आप कोटा इम्पोज कर देती हैं वहाँ पर फिर मेरिट जो है वो साइडलाइन होने का ख़दशा होता है। लेकिन मेरी नज़र में जो माशाल्लाह इस प्रोफेशन के अंदर जिस तरह ख़वातीन की परफॉर्मेंस है और जितनी अच्छी और काबिल ख़वातीन हमारे पास इस प्रोफेशन में मौजूद हैं, हमें कोटा सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। हमने मेरिट पे भी अपॉइंटमेंट्स करनी सिर्फ शुरू कर दी तो बहुत ख़वातीन जो हैं वो बेंच के ऊपर शामिल हो जाएंगी। बिल्कुल तो ठीक है। इंशाल्लाह दुआ गो है कि ये आगे और बेहतर हो और इंक्लूसिव हो जाए हमारा ये प्रोफेशन, स्पेशली एक जुडिशल लेवल पे, ताकि और ज़्यादा जो लोग मेहनत करते हैं, जो ख़वातीन मेहनत करके काबिलियत के एक दर्जे पर पहुँचती हैं, फिर उनको जो सीट है बेंच के ऊपर वो उनको ताकि आगे जाके मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान नियाज़ी साहब आपका। वकार शेख साहब, शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। जुमे इतना ही, आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।